नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका ने ईरान को एक परमाणु समझौते का प्रस्ताव भेजा है, जिसकी पुष्टि व्हाइट हाउस ने शनिवार को की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हम्माद अल बुसैदी ने उन्हें अमेरिका के प्रस्ताव के कुछ अहम बिंदु तेहरान में उनकी मुलाकात के दौरान बताए। यह प्रस्ताव उस समय आया है जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान ने यूरेनियम को और अधिक मात्रा में बढ़ाना शुरू कर दिया है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के लिए यह समझौता स्वीकार करना उसके हित में होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप साफ कह चुके हैं कि ईरान को कभी भी परमाणु बम नहीं बनाने दिया जाएगा। लेविट ने यह भी बताया कि यह प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने तैयार किया है। यह प्रस्ताव विस्तार से बना हुआ और स्वीकार करने लायक है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान इस प्रस्ताव का जवाब अपने देश के सिद्धांतों, जनता के हितों और अधिकारों को ध्यान में रखते हुए देगा। फिलहाल इस समझौते के बारे में अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा वैश्विक मंच पर भारत पर सिंधु जल संधि को निलंबित करने का आरोप लगाने के एक दिन बाद नई दिल्ली ने शनिवार को इस पर जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को सिंधु जल संधि के उल्लंघन का दोष हम पर मढ़ना बंद करना चाहिए, क्योंकि सीमा पार आतंकवाद की वजह से संधि को जारी रखने में बाधाएं आ रही हैं। बता दें कि ताजिकिस्तान में ग्लेशियर संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के संधि निलंबन के फैसले को पानी का हथियार बनाने के साथ इसे एक तरफा और अवैध करार दिया था। शहबाज ने कहा कि संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए लाखों लोगों की जिंदगी को बंधक नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं अब इस पर केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के माध्यम से संधि का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा मंच का दुरुपयोग कर ऐसे मुद्दों को उठाना गलत है जो मंच के दायरे में नहीं आते। हम इस प्रयास की कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को यह बताना चाहिए कि पहलगाम में पर्यटकों के लिए कोई सुरक्षा क्यों नहीं थी, जहां 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने उन पर हमला किया था, और क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की थी। शनिवार को विपक्षी कांग्रेस की जय हिंद रैली में बोलते हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया और कहा कि देश के सशस्त्र बल किसी पार्टी के नहीं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। न्यायमूर्ति रविंद्र डुडेजा ने कहा कि निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है। इस बीच अदालत ने मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है और 6 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष गौरव गोगोई ने शनिवार को कहा कि पार्टी ने पिछले साल के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद घोषणा की थी कि राज्य में मुख्य खेल 2026 के विधानसभा चुनाव में खेला जाएगा। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोरहाट पहुंचने पर गोगोई ने कहा कि राज्य अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति उस दिशा में एक कदम मात्र है, लेकिन 2026 के विधानसभा चुनावों की यात्रा पिछले लोकसभा चुनाव के बाद ही शुरू हो गई थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि कज़ा में लोगों ने राहत सामग्री से भरे ट्रकों को घेर लिया और खाने का सामान ले लिया। मानवीय सहायता संगठन WFP ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार रात और शनिवार सुबह कज़ा में आटे से भरे 77 ट्रक भेजे थे। WFP ने कहा कि सभी ट्रकों को रास्ते में ही रोक लिया गया और अधिकतर खाना उन भूखे लोगों ने ले लिया जो अपने परिवारों को खाना खिलाना चाहते थे। WFP की प्रवक्ता अबीर एतेफा ने मीडिया को बताया कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि ट्रक उनके गोदाम तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए तय किया गया कि अगर रास्ते में भीड़ मिलती है तो लोगों को सहायता सामग्री ले जाने दी जाएगी। बता दें कि इसराइल ने 11 हफ्तों से गजा में नाकेबंदी की थी, जिसे उसने 19 मई को हटाया। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अब तक जो सहायता पहुंची है वह लोगों की जरूरतों का केवल 10% ही है।
तेज प्रताप यादव ने परिवार से निकाले जाने और आरजेडी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पहली बार रविवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप, और आपका दिया कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। बता दें कि 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में उन्होंने एक लड़की से बीते 12 साल के रिलेशनशिप की बात स्वीकार की थी। हालांकि बाद में तेज प्रताप यादव ने यह फेसबुक पोस्ट डिलीट करते हुए लिखा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट को हैक किया गया था। वहीं इस पोस्ट के बाद आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अब पार्टी और परिवार में तेज प्रताप यादव की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं होगी। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। शनिवार तक भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 3,395 हो गई, जबकि पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 4 लोगों की मौत हुई है। ये मौतें दिल्ली, केरल, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में हुई हैं और इसी दौरान 1,435 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर लौटे हैं। यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में सबसे अधिक एक्टिव केसेस केरल 1,336, महाराष्ट्र 467 और दिल्ली में 375 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल भी एक्टिव केसेस की लिस्ट में शामिल हैं। अधिकतर मरीजों की हालत गंभीर नहीं है और लोग घरों पर रहकर ही इलाज कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि चिंता की जरूरत नहीं है, हालात पर नजर रखी जा रही है। हमास ने अमेरिका की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने वादा किया है कि वह 10 जिंदा इस्राएली बंधकों और 18 बंधकों के शव देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में वह कुछ फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहता है। साथ ही हमास ने प्रस्ताव में कुछ बदलावों की भी मांग की है। हमास ने फिर से अपनी पुरानी मांगें दोहराई हैं, जैसे कि युद्ध को पूरी तरह खत्म करना, यानी स्थायी युद्ध विराम, इस्राएली सेना की गजा से पूरी तरह वापसी और लगातार मानवीय मदद की गारंटी। लेकिन ये मांगे अमेरिका के मौजूदा प्रस्ताव में शामिल नहीं हैं। हमास ने ना तो अमेरिका के प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकराया है और ना ही साफ तौर पर स्वीकार किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि इस्राएल ने उसके प्रस्ताव को मान लिया है। हमास ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीव विटकोफ, जिन्होंने हमास के आगे यह प्रस्ताव पेश किया था, ने एक बयान में कहा कि मुझे अमेरिका के प्रस्ताव पर हमास की प्रतिक्रिया मिली है। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है और शांति प्रक्रिया को पीछे ले जाती है। हमास को हमारे प्रस्ताव को बातचीत की आधारशिला के रूप में स्वीकार करना चाहिए ताकि हम अगले हफ्ते से वार्ता शुरू कर सकें। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम 60 दिनों के युद्ध विराम को जल्द ही लागू कर सकते हैं। वहीं इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कार्यालय ने अमेरिकी प्रस्ताव पर एक बयान जारी किया है। जारी बयान में कहा गया कि जहां इस्राएल ने हमारे बंधकों के रिहाई के लिए विटकोफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, वहीं हमास अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.